आगे बढ़ेंगे, होशंगाबाद विधानसभा सीट की बात करेंगे। विलक्षण भारतीय जनता पार्टी ने सीतासरन शर्मा को मैदान में उतारा है और कहा जाता है कि संगठन और पार्टी दोनों में मजबूत पकड़ है इनकी और 4 बार के विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस ने गिरिजाशंकर शर्मा को मैदान में उतारा है और कहा जाता है शर्मा बंधु इस सीट को हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे और 1.5 महीने पहले ही ये भाजपा से कांग्रेस में आए थे और दोनों ही अगर देखा जाए तो ये वरिष्ठ नेता हैं और दोनों ही पार्टियों ने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा है। तो क्या कहता है होशंगाबाद सीट का सियासी समीकरण? देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि होशंगाबाद एक अकेली ऐसी सीट है जिसके लिए पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एक्साइटमेंट जितना लोगों को है उतना किसी सीट के लिए नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जहां तक हम कहीं चाचा भतीजे हैं, कहीं क्या कहते हैं, कहीं चाचा भतीजे, कहीं मामा भांजे आ रहे हैं साथ में, कहीं दूर के रिश्तेदार एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बट गिरिजाशंकर जी और सीतासरन जी के बीच का ये जो मुकाबला है इसने पूरी तरह से सियासी उसमें खलबली मचा दी। बिल्कुल, क्योंकि ये बात सब लोग बहुत लंबे समय से जानते थे और इस बात को अगर हम पूरा ऐतिहासिक रूप से ट्रेस करना चाहें, भाई 1998 में आखिरी बार कांग्रेस का एक एमएलए यहां से डिसाइड हुआ था। 2003 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई, पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने अच्छे मार्जिन के साथ वहां के एग्जिस्टिंग एमएलए को हरा दिया और वहां पर जब उन्होंने ग्रिप करी तो मधुकर हराने जी जो थे इनको अच्छा खासा सपोर्ट मिला। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ कि मधुकर हराने जी की लेगेसी कंटिन्यू क्यों नहीं हुई। भाई एक चीज देखनी पड़ेगी कि पूरे नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में और खासतौर से इस पर्टिकुलर सीट में जो लोग हैं, जो डेमोग्राफिक्स हैं, जातीय समीकरण है, वो सवर्णों को सबसे ज्यादा फेवर करता है। बिल्कुल, ब्राह्मण समाज, सवर्णों का समाज, इवन यहाँ तक कि होशंगाबाद के सेठानी घाट हो चाहे शाइनी मोहल्ला हो, ये सब डोमिनेटिंग ब्राह्मण समाज के लोग रहे और वो उसका कारण है क्योंकि हिस्टोरिकली नर्मदापुरम एक तीर्थ के समान है। अब यहाँ पर एक बार जब गिरिजाशंकर जी आए तो उन्होंने भाजपा के लिए 2 सबसे बड़े काम किए। वो ये कि जब पहली बार 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार से चिढ़कर लोगों ने बीजेपी को चुना तो उसी लेगेसी को कंटिन्यू करने का काम उन्होंने जातिगत समीकरण के साथ ये किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गिरिजाशंकर जी ने एक संगठनात्मक रूप में इस जिले को जोड़ने की कोशिश करी। आगे बढ़ते हुए जब उनके भाई का क्या कहते हैं नंबर आया, जब सीतासरन जी का नंबर आया, तब उन्होंने एक वो काम किया जिसके लिए आज भी लोग उन्हें साधुवाद देते हैं। वो है कि उनकी जो एक इमेज बहुत ही सरल, बहुत ही निर्मल आदमी के रूप में मानी जाती है। एक ऐसा आदमी जो आपकी बात भी सुनेगा, आपके घर कचौड़ी खाने भी आ जाएगा, जनता के साथ जुड़े रहेंगे और बेस्टम बेस्ट ये चीज है कि जहां तक हम अभी तक इतनी सीटों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सीतासरन शर्मा जी ने अपने क्षेत्र में अकेले सिर्फ मोर्चों पे ध्यान नहीं दिया कि जैसे आदिम जाति मोर्चा हो या ब्राह्मण मोर्चा हो, ये नहीं, वहां पर उन्होंने मंदिरों के, जैसे इटारसी में क्या कहते हैं द्वारकाधीश मंदिर है, जिसके वो अध्यक्ष रहे काफी लंबे समय तक। तो उन्होंने जब अपने पद संभाला तो ये थोड़ी थोड़ी चीजों के संगठन को और मजबूत किया। बिल्कुल। अब जब बात आती है गिरिजाशंकर शर्मा जी की, तो ऑफ कोर्स एक व्यक्ति जब चाहता है कि उसके परिवार के लोग या एक आगे मेरा वर्चस्व बढ़े तो वो अपने साथ के, अपने पसंद के लोगों को ही आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। लेकिन उनकी जो एक आस रही थी एक बड़े पद की, वो सबसे पहले 2018 में भी दिखाई गई, जहां पर उन्होंने एक छोटा सा एपिसोड दिखाया कि मुझे बड़ी रोल और ड्यूटी चाहिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जब मुझे सेकंड टाइम मुझे टिकट चाहिए तो मुझे डिनाई किया गया और उसका एक ही कारण था कि सीतासरन शर्मा जी की पब्लिक इमेज के ऊपर कोई दाग नहीं था। उनसे लोग अथाह प्रेम करते थे। बिल्कुल। अब गिरिजाशंकर जी के साथ ये जो एक तालमेल लगातार बना और 2018 के बाद उन्हें रियलाइज होने लगा कि हो सकता है कि हम आगे इस पार्टी की विचारधारा में कंटिन्यू नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब यहाँ पर जो इनका अभी इनने निर्णय लिया कि उन्होंने ज्वाइन करनी है कांग्रेस, ये एक बहुत बड़ा सियासी प्रश्न खड़ा करता है। वो ये बोलता है कि अगर एक कद्दावर नेता बीजेपी का 2018 जैसे एक तरफा चुनाव में भी भाजपा को छोड़ के नहीं गया, लेकिन उसने 2023 में ये निर्णय ठीक चुनाव के पहले लिखा है, तो एग्जैक्टली उन्हें ऐसा क्या पता है, उनका सर्वे एनालिसिस, उनके अंदर की बात ऐसी कैसी है, क्या वो एक पर्टिकुलर पार्टी या डूबती हुई नाव के साथ नहीं जाना चाहते या उन्होंने अपने लिए जहाज तैयार करके रखा हुआ है, इस चीज के ऊपर वो आगे बढ़ते रहेंगे। और गुड थिंग इज के नर्मदापुरम एक ऐसी नदी के किनारे पूरा जिला और ये बना हुआ है जहां पे लोगों को इरिगेशन संबंधी दिक्कतें नहीं है, लोगों को बिजली संबंधी दिक्कतें नहीं है, लोगों को व्यापार संबंधी दिक्कत नहीं है, लोगों को रोजगार संबंधी उतनी दिक्कतें नहीं है।
हालांकि ऑफ कोर्स जो नेशनल लेवल पे बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है वो कहीं ना कहीं जिले को प्रभावित करता है, बिल्कुल। बट यहाँ पर उनकी लोकेशन की वजह से ये समृद्ध इलाकों में माना जाता है बनस्पत आम जन के लिए जो दूसरे इलाके हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर मुद्दे एग्जैक्टली हैं क्या? यहाँ माइनिंग के मुद्दे उठ के आते हैं, यहाँ मुद्दे उठ के आते हैं लॉ एंड ऑर्डर के, यहाँ मुद्दे उठ के आते हैं स्कूलिंग शिक्षा के लिए, और इसके लिए दोनों ही कैंडिडेट्स ने संगठनात्मक रूप में अपने अपने काम किए हैं। बिल्कुल। और एक चिड़ का कारण गिरजा शंकर जी के लिए इसलिए भी बनता है क्योंकि जब जैसे कि बहुत अच्छे से आपके ही चैनल ने भी दिखाया था जी। और इसका एनालिसिस किया था, शैली जी ने भी इस बारे में एक बार क्या कहते हैं हम प्रकाश डाला था कि जब जी। वहां पे नगर पंचायत के चुनाव हुए थे तो गिरजा शंकर जी के कैंडिडेट को पटखनी दी गई थी। जी। उनके जो एक परिवार का एक पावर था उसको केंद्रित करने की कोशिश करी गई सीतासरन शर्मा जी के थ्रू, बिल्कुल। और उनका जो पॉलिटिकल करियर रहा है वो जबरदस्त रहा है। बिल्कुल। तो अब ये देखना जरूरी है इस महामुकाबले में कि गिरजा शंकर जी को ऐसी क्या बात पता है कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया 2018 के बाद कांग्रेस ज्वाइन करने का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और आपको ये भी बता दूं मैं कि शर्मा परिवार का 33 साल से इस विधानसभा सीट पर कब्जा है जी। और शर्मा बंधुओं में इस बार युद्ध भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता दोनों शर्मा में से कौन से वाले शर्मा को चुनती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा।